डॉक्टर ऋचा सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जीएलए कॉलेज डाल्टनगंज। आज पीजी सेमेस्टर 3 के पेपर 9 रिसर्च मेथोडोलॉजी के टॉपिक रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग यानी प्रतिवेदन लेखन की रूपरेखा यानी आउटलाइन, इसके स्टेप्स और इसके लिखने में आने वाली कठिनाइयों की चर्चा आपसे करने जा रही हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान यानी सोशल साइंस रिसर्च का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक विधि द्वारा विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना है जिनका समाज तथा लोगों से किसी न किसी प्रकार का संबंध है। रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग या प्रतिवेदन लेखन सामाजिक अनुसंधान या रिसर्च का अंतिम एवं बेहद महत्वपूर्ण चरण है। हालांकि इसकी प्रक्रिया को देखते हुए लगता है कि ये अंतिम चरण बहुत सरल काम होगा, क्योंकि इसमें पूछे गए प्रश्नों का उत्तर तथा इसमें प्रयोग की गई टेक्निक्स तथा मेथड्स के बारे में ही तो बताना होगा। लेकिन इसके विपरीत अनुसंधान की रिपोर्ट तैयार करना एक बहुत कठिन काम है और इसको बहुत तकनीकी ढंग से करना होगा, तभी हम अपने प्रेजेंटेशन को सफलतापूर्वक रख पाएंगे। अब अनुसंधान रिपोर्ट लिखते समय अनेक बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इसका उद्देश्य अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं को संबोधित न करके अन्य व्यक्तियों को अपने अनुसंधान की जानकारी देना है। रिपोर्ट को विषय के विशेषज्ञों से लेकर विषय के छात्रों और अन्य रुचि रखने वाले लोगों तक पहुंचाना होता है। अतः एक अच्छी अनुसंधान रिपोर्ट या प्रतिवेदन की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, इसके बारे में नॉन लिन का कहना है कि अनुसंधानकर्ता को निम्नलिखित बातों को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि रिपोर्ट को पढ़ने वाले व्यक्ति या श्रोता यानी लिसनर कौन होंगे, रिपोर्ट का लक्ष्य या उद्देश्य क्या है, रिपोर्ट का माध्यम या मीडियम क्या होना चाहिए, राइटिंग स्टाइल किस प्रकार का होना चाहिए, प्रतिवेदन की अंतर्वस्तु या कंटेंट क्या होना चाहिए, अर्थात इसका संगठन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, अपने नैतिक दायित्व एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुरूप अनुसंधानकर्ता प्रतिवेदन किस रूप में तैयार कर सकता है। अब हम देखते हैं कि शोध प्रतिवेदन लेखन या रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। तो यह बहुत धीमे रूप में चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी कि रिसर्च की प्रक्रिया, और बहुत कड़ी मेहनत पर आधारित होती है। इसके लिए शर्त यह है कि शोधकर्ता ईमानदार होना चाहिए, तभी वो कड़ी मेहनत करेगा, अन्यथा चोरी या दूसरे माध्यम गलत तरीकों से भी प्रेजेंटेशन कर सकता है, जिसको पकड़ने के लिए आजकल सॉफ्टवेयर से लेकर और भी बहुत सी टेक्निक्स और तरीके आ चुके हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि रिसर्च जो है वो फिर यथार्थ यानी रियलिटी पर आधारित होना बहुत ज़रूरी होता है, और यथार्थ पर आधारित काम का नतीजा या परिणाम ही रिसर्च कहलाना चाहिए या कहलाता है। तो आमतौर पर रिपोर्ट राइटिंग या प्रतिवेदन लेखन के ये चरण हैं, जिसमें पहला चरण हम कह सकते हैं कि विषय वस्तु या कंटेंट का तर्कसंगत या लॉजिकल ढंग से विश्लेषण करना। फिर दूसरे चरण में रिपोर्ट का अंतिम ड्राफ्ट या आउटलाइन तैयार किया जाता है। तीसरे स्टेप में शोध प्रतिवेदन का रफ ड्राफ्ट बना लिया जाता है, जिसमें शोध अध्ययन के संदर्भ में अपनाई गई शोध विधियों, तथ्य यानी फैक्ट्स का विश्लेषण तथा विवेचना यानी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के साथ साथ शोध के परिणामों रिजल्ट का जनरलाइजेशन यानी सामान्य ढंग से उसे प्रस्तुत करके
निष्कर्ष और सुझावों के रूप में बनाकर लिखा जाता है। फिर चौथा है रीराइटिंग या पुनर्लेखन। इसमें अपरिष्कृत रूप का फिर से परिमार्जन या सुधार करके लिखा जाता है। ये रफ ड्राफ्ट को, इसमें जो कमियां हैं उसको दूर किया जाता है। इस दौरान देखा जाता है कि इसमें लिखते समय संबद्धता यानी कोहेशन तथा सुसंगतता यानी कोहेरेंस है या नहीं। अब संबद्धता से मतलब ये है कि जो भी फैक्ट्स या बातें रखी जा रही हैं उनमें आपसी संबद्धता है या नहीं, तालमेल है या नहीं, तभी वो आम लोगों से लेकर स्पेशलिस्ट्स तक को समझ में आएंगी। नहीं तो अगर हम उलझे ढंग से बातों को रखेंगे तो लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ सुसंगतता यानी कि लॉजिकल या तार्किक ढंग से बातों को रखा जाना चाहिए, यानी कि कोहेरेंस है या नहीं, इस बात को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। फिर इसका पांचवा स्टेप है बिब्लियोग्राफी या संदर्भ देना। इसे रिसर्च रिपोर्ट के अंत में शामिल किया जाता है। छठा है अंतिम प्रारूप लेखन यानी फाइनल ड्राफ्ट राइटिंग। इसे सरल और सीधी सादी भाषा में लिखा जाता है। ये सामान्य अनुभव पर आधारित उदाहरण तथा स्पष्टीकरण होता है, जिसे प्रतिवेदन के अंतिम प्रारूप या ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसे सामाजिक समस्याओं को हल करने वाला तथा शोधकर्ताओं तथा पाठकों यानी रीडर्स का ज्ञानवर्धन करने वाला होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि रिसर्च रिपोर्ट के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं, यानी कि शोध प्रतिवेदन का डिवीजन किन किन भागों में करके उसको लिखा जाता है। तो इसका सबसे पहला भाग होता है यानी कि प्रारंभिक भाग, प्रिलिमिनरी पार्ट, जिसमें टाइटल पेज आता है, शीर्षक पृष्ठ। फिर दूसरा प्रीफेस यानी आमुख या प्राक्कथन लिखा जाता है, जिसके अंतर्गत शोध संचालित करने के कारण और शोध कार्य की प्रमुख बातों को संक्षेप में बता दिया जाता है। फिर तीसरी होती है आभारोक्ति, जो लोग या जिन संस्थाओं ने मदद की उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। चौथा कंटेंट्स या विषय सूची। इसमें चैप्टर्स या अध्यायों को कैपिटल लेटर्स या बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। तो ये प्रारंभिक भाग या प्रिलिमिनरी पार्ट हुआ। अब रिसर्च रिपोर्ट का दूसरा भाग जो टेक्स्ट होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि मूल पाठ। इसके सब हेडिंग्स ये हैं। पहला परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। फिर दूसरा अध्ययन क्षेत्र या रिसर्च एरिया बताना। तीसरा रिसर्च मेथड या शोध विधि को बताना। सामाजिक शोध या सोशल रिसर्च का यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि जो भी मेथड हमने अपनाया है, प्राइमरी मेथड और सेकेंडरी मेथड, जैसा कि हम जानते हैं, तो दोनों प्रक्रियाएं प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को मिलाकर ही आमतौर पर काम किया जाता है। तो हमने कौन सी प्रक्रिया अपनाई ये बता देना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके अंतर्गत हम उद्देश्य और अपनी जो हाइपोथेसिस या पूर्व कल्पना होती है उसे बताएंगे। फिर अगले क्रम में हम आंकड़ों या तथ्य के प्रकार को बताएंगे। फिर अपना रिसर्च डिज़ाइन बताएंगे कि हमारा रिसर्च डिज़ाइन किस प्रकार का है, जैसे कि ये वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव शोध है
या प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल शोध है, इस सब का उल्लेख करना होगा। फिर अगला, सैम्पलिंग प्रोसेस का हमें बहुत अच्छी तरह से और सही सही विवरण देना होगा कि हमारा सैंपल साइज क्या रहा है, सैम्पलिंग का मेथड कौन कौन सा रहा है, और क्योंकि सही सैम्पलिंग मेथड को अपनाने से ही हमारे रिजल्ट या निष्कर्ष सही आ पाएंगे। अगर हमने प्रतिदर्श या सैंपल साइज सही नहीं लिया और सैम्पलिंग का मेथड सही ढंग से नहीं अपनाया तो हमारा रिसर्च रिपोर्ट में जो कंक्लूजन या निष्कर्ष आएगा उस पर सवालिया निशान जब लोग पढ़ेंगे तो खड़े कर सकते हैं। फिर अगले पॉइंट के रूप में हम तथ्य संकलन यानी डाटा कलेक्शन की विधियां बताएंगे कि हमने कौन से मेथड से डाटा कलेक्शन किया है। क्वेश्चनायर यानी प्रश्नावली विधि, या इंटरव्यू या साक्षात्कार विधि, या ऑब्जर्वेशन या अवलोकन विधि, या फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन केंद्रीभूत सामूहिक चर्चा, कौन सी विधि हमने डाटा कलेक्शन के लिए इस्तेमाल की है। क्योंकि डाटा या तथ्य ही वो कच्चे माल की तरह होते हैं या नींव की तरह होते हैं जिन पर हमारे रिसर्च की इमारत खड़ी होती है। जिस तरह से किसी भी मकान को बनने में नींव और ईंटों की भूमिका होती है, उसी तरीके से रिसर्च में डाटा या तथ्यों की भूमिका होती है। फिर अगली बात जो हमें बतानी होगी वो है कि तथ्यों का विश्लेषण या विवेचन यानी कि डाटा एनालिसिस के लिए प्रक्रिया हमने कौन सी अपनाई है। फिर हमें बताना होगा कि उत्तरदाताओं रिस्पोंडेंट्स की सामाजिक आर्थिक पार्श्विका या प्रोफाइल क्या है। यदि क्वेश्चनायर या इंटरव्यू यानी कि प्रश्नावली या साक्षात्कार के आधार पर डाटा कलेक्शन किया गया है तो उससे संबंधित सूचनाएं टेबल्स, ग्राफ आदि के जरिए देना जरूरी हो जाता है। फिर डाटा एनालिसिस, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन यानी कि डाटा का विश्लेषण, वर्गीकरण और उसका निर्वचन या व्याख्या। अब अंतिम जो है भाग वो है सारांश, निष्कर्ष तथा सुझाव। सारांश यानी समरी, कंक्लूजन निष्कर्ष तथा सजेशंस या सुझाव दिए जाते हैं। शोध अध्ययन के सभी प्रमुख तथा महत्वपूर्ण परिणामों को निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अप्लाइड तथा एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक शोध में यह शोध का प्रमुख मकसद होना चाहिए। तो हम ये देखें कि हमने जो भी रिसर्च किया है उसमें शोध प्रक्रिया के लिए को तैयार करने के लिए अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि सोशल साइंस के अंतर्गत सरकारी अधिकारी तंत्र, ब्यूरोज के आयोग के रिपोर्ट जो हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और बृहद रूप में तैयार किए जाते हैं। उनको प्रोडक्ट के रूप में, रिसर्च प्रोडक्ट के रूप में माना जाता है। वैसे देखा जाए तो पीएचडी थीसिस या डिसर्टेशन भी एक प्रकार का शोध प्रतिवेदन या रिपोर्ट ही है जिसे आमतौर पर रिसर्चर अपने शैक्षणिक संस्थान के लिए तैयार करते हैं। तो शोध के परिणाम विभिन्न रिसर्च रिपोर्ट्स के जरिए प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे कि इसके विभिन्न प्रकारों में पहला है टेक्निकल रिपोर्ट या तकनीकी प्रतिवेदन, दूसरा है पॉपुलर रिपोर्ट या सामान्य प्रतिवेदन, और तीसरा मोनोग्राफ आदि। टेक्निकल रिपोर्ट प्रायः जन प्रसार के लिए तैयार किए जाते हैं, जबकि पॉपुलर रिपोर्ट्स शोध परिणामों के प्रति
निहितार्थ यानी पॉलिसी इम्प्लीकेशन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो अब हमें ये देखना होगा कि रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होगी। शोध प्रतिवेदन लेखन एक तकनीकी कार्य है, इसलिए यह प्रारंभ में ही इसकी रूपरेखा या आउटलाइन तैयार कर ली जाती है, जिसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विषय वस्तु को किस क्रम में प्रस्तुत किया जाना है, किन तथ्यों पर बल दिया जाना है तथा किन तथ्यों के आधार पर निष्कर्षों की प्रामाणिकता को साबित करना है। तो इससे शोध की प्रक्रिया आसान हो जाती है। फिर अगली बात है कि शोध प्रतिवेदन लेखन के पूर्व यह पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि इसके पाठकों की आवश्यकता, शैक्षिक तथा बौद्धिक स्तर यानी इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है। यदि रिपोर्ट के पाठकों का बौद्धिक और शैक्षणिक स्तर काफ़ी ऊंचा हो तो तथ्यों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने हेतु ऐसी टेक्निकल शब्दावलियों का प्रयोग किया जा सकता है जिनके आधार पर विवेचना की संक्षिप्त तथा प्रभावी व्याख्या हो सके। जबकि पाठक अगर सामान्य हो, जनरल कैटेगरी का हो, जिसकी समझ बूझ बहुत सामान्य स्तर की हो, तो उनके अनुरूप ही प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिए ताकि उनको समझ में आए। फिर शोध प्रतिवेदन में सरल, संतुलित, तथ्यपरक तथा वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग किया जाना भी बहुत जरूरी होता है। अब भारत में प्रशासनिकों, समाज वैज्ञानिकों, शोधार्थियों, शिक्षकों तथा बुद्धिजीवियों के लिए प्रायः अंग्रेजी में ही प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं। जबकि देश की एक बड़ी आबादी गांवों तथा जनजातीय क्षेत्रों में रहती है, आज भी अंग्रेजी भाषा से दूर है। ऐसी स्थिति में अंग्रेजी भाषा में लिखा गया प्रतिवेदन जनसाधारण के लिए उपयोगी साबित नहीं हो पाता है। फिर अगली समस्या है कि प्रत्येक विषय की कुछ पारिभाषिक तथा तकनीकी शब्दावली होती है जिन्हें शोध प्रतिवेदन में समाविष्ट करना जरूरी होता है। इन पारिभाषिक तथा तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाना एक विकट समस्या है, क्योंकि सोशल साइंस के सभी विषयों के अंतर्गत इन शब्दावलियों का एक समान अर्थ नहीं लगाया जाता है। जैसे देखें कि सोशियोलॉजी के अंतर्गत डाटा कलेक्शन की प्रविधियों, टेक्निक्स को साइकोलॉजी में टूल्स या उपकरण कहा जाता है। इस प्रकार अर्थ एवं विचारों का संप्रेषण या कम्युनिकेशन दोषपूर्ण हो जाता है। प्रतिवेदन या रिपोर्ट में ऐसे पारिभाषिक तथा तकनीकी शब्दों का प्रयोग तथ्यों या फैक्ट्स को संदिग्ध बना देता है। तो इनका ध्यान रखा जाना चाहिए कि हम एक सर्वमान्य शब्दावली का ही इस्तेमाल करें। फिर अगली समस्या है कि शोध प्रतिवेदन में कभी कभी सत्य तथा वैज्ञानिक तथ्यों को उसी रूप में प्रस्तुत करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि अध्ययनकर्ता अपनी सीमाओं का ख्याल रखते हुए उनका उल्लेख नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने दंगों पर रिसर्च किया और दंगों के लिए जिम्मेदार रूलिंग पार्टी या उस समय की सत्तासीन राजनीतिक दल है, तो अगर वो उसको उजागर कर देगा तो वो ब्लैकलिस्टेड हो सकता है या उस पर कुछ कार्रवाई दल कर सकते हैं या बदला ले सकते हैं। तो वो फैक्ट को छिपाने की कोशिश करेगा, और अगर कोशिश करेगा तो उसका काम वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाएगा, यानी निष्पक्ष काम नहीं हो पाएगा। शोध प्रतिवेदन के प्रत्येक स्तर पर वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी को बनाए रखना एक कठिन समस्या है। मिथ्या झुकाव तथा बायस्ड न होकर यानी तटस्थ रहकर सामाजिक प्रघटनाओं तथा समस्याओं का अध्ययन करना अध्ययनकर्ताओं के लिए अत्यंत ही कठिन कार्य है। अध्ययनकर्ता उसी समुदाय तथा समाज का एक हिस्सा होता है जिस समुदाय तथा समाज का वह अध्ययन करता है। अध्ययनकर्ता की अपनी एक विशेष जाति, धर्म, संस्कृति, आदर्श, विचार, मनोवृत्ति आदि होते हैं।
जिनसे तटस्थ रहकर सामाजिक घटनाओं तथा समस्याओं का अध्ययन करना बहुत कठिन होता है। शोध प्रतिवेदन में निष्कर्ष प्रस्तुत करते समय अध्ययनकर्ता की मिथ्या झुकाव तथा पूर्वाग्रह यानी बायस्ड से तटस्थ होकर वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव स्टडी को बनाए रखना संभव नहीं हो पाता, जिससे ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता से संबंधित गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है। फिर एक समस्या होती है सांख्यिकीय विश्लेषण या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से, क्योंकि ये आंकड़े जो है वो आम लोगों को समझ में नहीं आ पाते, लेकिन अब उनको सावधानी पूर्वक से प्रयोग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो शोधकर्ता के लिए बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग बहुत चैलेंजिंग काम है, जिसके सफल संपादन के लिए शोधकर्ता को बहुत डेडिकेटेड और बहुत टैलेंटेड होना चाहिए। थैंक यू।